एवरीवन। चलिए आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनवीट। बहुत सारे लोगों ने शायद इसका नाम आज पहली बार ही सुना होगा, इनवीट। देखिए हमारे कॉर्पोरेट फंडिंग के दो चैप्टर रीट एंड इनवीट दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, एक जैसा ही काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दोनों की एक्टिविटीज़ में डिफरेंस है। देखो बेसिकली रीट और इनवीट दे ट्रस्ट हैं। इनवीट एक ट्रस्ट होता है जो म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। अच्छा, कैसे काम करता है इसके लिए हम पहले इनवीट के ऑपरेशंस को देखते हैं एंड देन उसके बाद इनवीट रेगुलेशन 2014 जो है उस पर हम मूव ऑन करेंगे। तो लेट्स सी क्या बोलता है ये रेगुलेशन। ये बहुत नया रेगुलेशन है, पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन रिसेंटली ही ये प्रोविजन बनाया गया था। तो इनवीट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनवीट किस में डील करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में डील करता है। ये ट्रस्ट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करेगा। जो चैप्टर नंबर 2 है आपका रीट, उसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट एक्टिविटी में इन्वेस्ट करता है। अब एक बार इसको समझते हैं क्या कैसे फंक्शन करता है। से यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, अब इन इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्ट करने के बहुत सारे डिफरेंट मोड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर किसी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेज कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो उन्हीं में से इन इन्वेस्टर्स को एक और ऑप्शन मिला। से मान लीजिए अभी जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न है। लेट्स अज्यूम, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं ये यंग एज इन्वेस्टर्स, और इन्होंने सोचा कि आज हमारी इनकम को हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा दें, जैसे जियो कम्युनिकेशन में लगा दें, या अदरवाइज कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, या फिर रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, इस टाइप के कोई प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट लगा दें। तो ये सोच रहे हैं कि यार हमारी एज अभी बहुत कम है, रिटर्न हमें आने वाले कई सालों बाद मिलेगा, लेकिन जो रिटर्न मिलेगा दैट वुड बी आउटस्टैंडिंग। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं लेकिन इनके पास बहुत कम अमाउंट है, और इतने छोटे अमाउंट से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाली कंपनी में कुछ नहीं होता। लाइक उनको 500 करोड़ चाहिए, 5000 करोड़ चाहिए, और ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जनरली अवॉइड करती है छोटे इन्वेस्टर्स को। वो ये चाहती है कि हमें एक साथ ह्यूज में बल्क अमाउंट मिल जाए ताकि हमें इतने सारे लोगों को डील ना करना पड़े। तो वहाँ पे एक ट्रस्ट सेटअप किया जाता है और वो ट्रस्ट का नाम है इनवीट। तो एक ट्रस्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट का काम करता है। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, इट्स जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड। तो ये क्या है? हमारा ट्रस्ट है ना। ये बिल्कुल फंक्शन म्यूचुअल फंड की तरह ही करता है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, और उस 10,000 रुपीज़ को अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने जाओगे डायरेक्टली आईपीओ या किसी के थ्रू, तो एक ही कंपनी के शेयर परचेज कर पाओगे। वेयर एज अगर मैं मल्टीपल सेगमेंट्स में, मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, और वो भी स्पेशलाइज नॉलेज के साथ, तो वो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, वहाँ पे हेल्प करते हैं। उनका खुद का ऑलरेडी R&D करा हुआ होता है कि कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनीज बढ़िया हैं। आज मान लो मैं एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 5,000 की सेविंग करती हूँ, तो 5,000 की सेविंग करती हूँ, जॉब है, घर का काम है, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसे में मुझे कंपनीज का R&D करने के लिए बोला जाए तो आई डोंट हैव टाइम। ऑब्वियसली 5,000 के लिए मैं R&D तो नहीं कर सकती कि भैया कम्युनिकेशन में कौन सी अच्छी कंपनी चल रही है अभी, या रियल एस्टेट में अच्छी कंपनी कौन सी चल रही है अभी, या फिर अदरवाइज पावर सेक्टर में कौन सी अच्छी कंपनी चल रही है, मतलब आयरन सेक्टर, स्टील सेक्टर, मतलब इतने सारे सेगमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी है, IT कंपनी बढ़िया है। पहली बात तो सेक्टर कौन सा अच्छा चल रहा है मुझे यही नहीं पता होगा, तो मैं 5,000 के लिए इतना R&D नहीं कर सकती, फ्रूटफुल भी नहीं है। मैं किसी प्रोफेशनल से एडवाइस दूंगी तो उससे ज़्यादा तो अमाउंट वो मुझसे चार्ज कर लेगा। तो मेरे लिए म्यूचुअल फंड हमेशा एक बेनिफिशियल सोर्स होता है, जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट करके उसको पैसा देते हैं। म्यूचुअल फंड भी ट्रस्ट होता है एक, तो वहाँ पे वो म्यूचुअल फंड वहाँ अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स होती है उनकी, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। अगर आप चाहो तो आप रिस्क लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो उनकी इक्विटी स्कीम्स भी होती है, डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन भी होता है, ओनली डेट स्कीम्स भी होती है।
तो जिस भी टाइप का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू डिफरेंट और इवन आप अपना खुद का पोर्टफोलियो भी वहाँ पे बना सकते हो। तो म्यूचुअल फंड की तरह ही एग्जैक्टली सेम यहाँ पे इनवीट काम करता है या रीट काम करता है। रीट रियल एस्टेट कंपनीज के लिए काम करता है और इनवीट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो अब यहाँ पे इनवीट क्या करता है, मार्केट सर्वे करके रखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, कौन सी अच्छी कंपनीज हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट्स की टीम होती है, ऑब्वियसली इनके पास एक साथ बल्क अमाउंट आता है, बल्क अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एडवाइजरी तो यहाँ पे होंगे ही होंगे और उनके लिए अफोर्डेबल भी होते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा खुश बने रहते हैं, उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा अमाउंट जो है वो अपना इनवीट के पास इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपना पैसा उठा करके इनवीट को दे दिया। अब ये इनवीट क्या करेगा, ये इनवीट ने पैसा ले लिया है इन्वेस्टर्स के साथ। अब यहाँ पे इनवीट की भी एक प्रॉपर टीम होती है, उस टीम के थ्रू ये लोग ऑपरेशन करते हैं। तो जो इनवीट है ये अब मार्केट सर्वे करके पता लगाएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। माइट भी हो सकता है रोड कंस्ट्रक्शन वाला कोई कंपनी, अच्छी कंपनी रिटर्न दे रही हो, या फिर हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन वगैरह हो। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हैवी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो इनवीट ट्रस्ट है ये अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है, ये इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करती है। तो जो पैसा इन्होंने इन्वेस्टर्स से लिया था वही पैसा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करके दे दिया। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं ये अपने ऑपरेशंस के थ्रू जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो रेवेन्यू इनवीट को रिटर्न करती हैं। तो यहाँ पे इनवीट को रेवेन्यू रिसीव हो रहा है और ये रेवेन्यू इनवीट अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्मेट में रिटर्न करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न रिसीव होता है। तो इस तरह से इनवीट जो है ऑपरेट करता है। तो इनवीट इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की तरह ही इनवीट ऑपरेट करता है। आई थिंक आप लोगों को इनवीट का ऑपरेशन समझ में आया होगा, एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। देखिए इनवीट जो है एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। इट इज़ अ ट्रस्ट होता है इनवीट क्या करता है, इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करता है और उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे ऑपरेशन से उनको जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट इनवीट को रिटर्न किया जाता है और वही प्रॉफिट इनवीट अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्मेट में रिटर्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आई गेस आप लोग को समझ में आ गई होगी, इनका ऑपरेशन आपको समझ में आया होगा। अब इनवीट में कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व रहती है, तो लेट्स सी कौन कौन लोग हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें कि इनवीट किन किन लोगों के थ्रू काम करता है। फिर वन बाय वन हम सबके डेफिनेशंस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को ऐसे समझो जैसे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त एक प्रमोटर होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एक प्रमोटर कराता है, एग्जैक्टली वैसा ही है एक स्पॉन्सर एक ट्रस्ट को इनकॉर्पोरेट कराता है, उसको रजिस्टर कराता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये स्पॉन्सर जो है ये क्या करेगा, सेबी के पास जाकर के इनवीट का रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो स्पॉन्सर क्या है, एक एप्लीकेंट भी है। तो यहाँ पे जितना भी काम है, जो भी कुछ काम किया जाता है वो स्पॉन्सर के थ्रू ही किया जाता है। लेट्स सी, तो क्या करता है, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इनवीट मेक एप्लीकेशन टू सेबी, इसलिए इसको एप्लीकेंट भी बोलते हैं। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो हैं वो अभी हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे वन बाय वन। अभी सिर्फ आप नाम जान लो कि कौन कौन पर्सन क्या क्या करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इनवीट को सेटअप करना है, तो वो सेटअप का काम, वो आइडिया किसके पास आया था, स्पॉन्सर के पास आया था। तो ही बिहेव्स जस्ट लाइक प्रमोटर इन केस ऑफ कंपनी। एग्जैक्टली ट्रस्ट के लिए ये कौन है, स्पॉन्सर है। तो स्पॉन्सर के थ्रू ही इनवीट जो है एग्जिस्टेंस में आता है। अब ये जो स्पॉन्सर है इनवीट का रजिस्ट्रेशन कराता है और साथ ही में एक ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट भी करता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक ट्रस्टी का भी अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक ट्रस्टी अपॉइंट किया और ऑफ कोर्स ट्रस्टी कौन होता है, जो सेबी के पास रजिस्टर्ड एज ट्रस्टी होगा।
ट्रस्टी क्यों अपॉइंट किया जा रहा है, उसके पीछे सिंपल क्लियर कट इंटेंशन है कि जो इनवीट है उसमें इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, तो उनके पैसे की देखभाल और जो असेट्स हैं उन असेट्स की देखभाल करने के लिए ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। ताकि देखो, इनवीट है, पैसा लेके फरार हो गई, लोगों का सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो फिर वो कैसे इंश्योर होगा। तो हमें ट्रस्टी अपॉइंट करना तो कंपलसरी होगा ही होगा। जस्ट लाइक आप डिबेंचर्स के केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हो ताकि डिबेंचर होल्डर्स का पैसा प्रोटेक्टेड रहे, कंपनी असेट्स को मिस यूटिलाइज नहीं कर रही है, वो सब इंश्योर करता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये इंडिपेंडेंट पर्सन है जो इंश्योर करता है कि जो इनवीट है ये असेट्स को सही वे में यूज़ करे, तो इसलिए असेट्स मैनेजमेंट का काम ये देखता है। कौन? ट्रस्टी। अब इनवीट के ऑपरेशंस के लिए दो और हमें लोग चाहिए होते हैं। तो एक पर्सन जो इनवीट अपॉइंट करती है वो कौन होता है? इन्वेस्टमेंट मैनेजर। इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है ये क्या करता है? जैसे पैसा आया, उस पैसे को कौन सी जगह ठिकाना लगाना है, मीन्स कौन सा एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट है, कौन सी कंपनी बेस्ट सुटेबल कंपनी है, कौन सी कंपनी में आज शेयर्स कम है लेकिन फ्यूचर में एकदम बूस्टअप होने वाले हैं। तो ये सब मार्केट रिसर्च वाला काम और सही जगह पैसे को ठिकाने लगाने वाला काम कौन देखता है? इन्वेस्टमेंट मैनेजर देखता है। तो उसका काम क्या होता है? टू फाइंड आउट प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स फाइंड आउट करने का इसका काम होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। तो पूरा मार्केट सर्वे करके स्कीम्स बनाता है और स्कीम्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करता है। देखिए, अब जो मार्केट सर्वे हो गया वो काम तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर करेगा, इसने स्कीम्स बना दी और स्कीम्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट हो गया। लेकिन डे टू डे ऑपरेशन ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट मैनेजर नहीं देख सकता। अगर डे टू डे ऑपरेशन ये ही देखने लग गया तो फिर तो मार्केट सर्वे कैसे करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक और पर्सन अपॉइंट किया जाता है और वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उनके ऑपरेशंस का काम देखता है। तो ऑपरेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स मैनेज करने का काम कौन देखेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर देखेगा। तो कौन कौन सी पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व हुई वह फटाफट से देखते हैं। ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन जो फाइल करता है, रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज जो कंप्लाइंस कराता है, वो कौन होता है? स्पॉन्सर होता है। क्या बोलते हैं उसको? स्पॉन्सर। मतलब स्पॉन्सर करता धरता है ट्रस्ट का, ये मान लो आप, है ना। सबसे पहले आइडिया इसी को आया था कि इस तरह का बिजनेस करते हैं, जो भी काम करना है वो ये इसके थ्रू किया जा रहा है। अब ये जो स्पॉन्सर है, ये ट्रस्टी अपॉइंट करेगा और ट्रस्टी कौन होगा? वो सभी के पास रजिस्टर्ड होगा। इस ट्रस्टी की मेन जिम्मेदारी इनवीट के पास जो असेट्स अवेलेबल हैं उनके प्रोटेक्शन को ध्यान देना है कि इनवीट असेट्स को सही से यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही है, इनवीट जो है वो सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कौन देखता है? ट्रस्टी देखता है। ठीक है, अब ये तो मैनेजमेंट वाले लोग हो गए। अब काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना। पैसा तो आ गया, अब मैनेजमेंट ट्रस्टी कर रहा है तो, लेकिन अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट सही जगह करने के लिए कोई पर्सन तो चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट कौन देखेगा? वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर देखेगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने स्कीम बनाई, स्कीम बना करके इन्वेस्ट कर दिया पैसा। अब उस स्कीम को सही से ऑपरेशन और उसमें डे टू डे जो भी काम चल रहा है उनको इवैल्यूएट और चेक करने का काम कौन करता है? हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी 5 पार्टीज हो गई हैं: इनवीट, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। आई होप कि आप लोगों को ये पोर्शन समझ में आ गया है। अब हम इनवीट रेगुलेशन जो है उसमें इन सब के बारे में क्या क्या बातें बोली गई हैं वो हम 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेगुलेशन। एप्लीकेंट, कौन है एप्लीकेंट? Of course, a sponsor. A sponsor is the applicant. So let's see. The applicant is the sponsor. Sponsor है ना। On behalf of the trust. Trust कौन है? Invite. Invite तो trust है ना। And the trust deed must be registered in India under the provisions of Registration Act 1908. तो जो ट्रस्ट डीड है ऑफ कोर्स वो हमें रजिस्टर करानी है
containing undertaking activity of InvIT as main objective and includes responsibility of the trustees। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट डीड बनाई जाएगी उस ट्रस्ट डीड के अंदर ये लिखा जाएगा कि जो ट्रस्ट सेटअप किया गया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, एज एन इनवीट एक्ट करना है। तो स्पॉन्सर ने ट्रस्ट इस्टेब्लिशमेंट किया और ट्रस्ट इस्टेब्लिशमेंट करके उसका रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है, दूसरी पार्टी। अब स्पॉन्सर, ये यहाँ पे स्पॉन्सर वर्ड यूज़ किया गया था, तो कोई भी ऐरा गैरा यहाँ पे स्पॉन्सर बन सकता है क्या? तो आंसर है नो, ऑफ कोर्स नॉट। ऐसा नहीं कोई भी उठ करके बोलेगा मुझे ट्रस्ट बनाना है और शायद बोले ओ आप आए, अरे वाह आपका ही तो इंतज़ार था, तो आइए आपको हम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। नो, नो वेज। तो सेबी ने यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि हु कैन बी स्पॉन्सर। तो देखो लेट्स सी, नेटवर्थ कितनी कितनी दिख रही है, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। नेटवर्थ एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीस अगर क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी है। तो बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी के केस में नेटवर्थ चेक की जाएगी, दैट वुड बी 100 करोड़। और अगर एलएलपी है तो एलएलपी है, एलएलपी के फॉर्मेट में सेटअप किया गया है, तो नेट टेंजिबल असेट्स चेक की जाएगी। क्या चेक की जाएगी? नेट टेंजिबल असेट, एंड दैट वुड बी सेम 100 करोड़। तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के लिए नेट वर्थ है, वेयर एज एलएलपी के लिए नेट टेंजिबल असेट है। अगर कहीं पे इनटेंजिबल लिखा हुआ है तो करेक्ट कर लेना, नेट टेंजिबल असेट है ये। और ये कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़। कितनी? 100 करोड़, 100 करोड़ की, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। मतलब मेरे जैसे, या मतलब आप लोग का तो मुझे आइडिया नहीं है, पर हाँ मेरे जैसे लोग तो कभी भी स्पॉन्सर नहीं बन सकते यहाँ पे। देन मिनिमम एक्सपीरियंस, और पैसे से कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस होना भी जरूरी नहीं, तो पता चले कि आपने पैसा डुबा दिया। तो मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years हैज़ कंप्लीटेड एंड हैज़ कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट्स है स्पॉन्सर के लिए, उसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही में ऐसे 2 प्रोजेक्ट उसने जो हैं वो कंप्लीट किए होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देन ओनली वो क्या कर सकता है, स्पॉन्सर बन सकता है और ट्रस्ट सेटअप कर सकता है। आज मान लीजिए मुकेश अंबानी जी, उनकी कंपनी है रिलायंस। अच्छा, रिलायंस में 100 करोड़ का नेटवर्थ है क्या? मैम क्या मजाक कर रहे हो, 100 करोड़, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, आप 100 करोड़ की बात कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स नेटवर्थ है। अच्छा, मुकेश अंबानी जी को क्या मुकेश अंबानी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है? अरे एकदम धमाके से है। रिलायंस कम्युनिकेशन, साथ ही में जियो, ये सारे एक्सपीरियंस हैं। अच्छा, और 2 प्रोजेक्ट, एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट उन्होंने खुद ने किए भी हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, एक तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही में कम से कम इंडिपेंडेंटली 2 प्रोजेक्ट्स उसने किए होने चाहिए, तभी जा कर के आप क्या बन सकते हैं, स्पॉन्सर बन सकते हैं और इनवीट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फाइन, समझ में आया सबको? चलिए, अब है ट्रस्टी। नाउ ट्रस्टी इज वेरी सिंपल। ट्रस्टी सिंपली जो रजिस्टर्ड एज ट्रस्टी है सेबी के पास, दैट इज नोन एज ट्रस्टी। रजिस्टर्ड विथ सेबी एंड इज नॉट एसोसिएट ऑफ स्पॉन्सर या इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड सफिशिएंट सोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल एक्सेट्रा एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो जो भी सफिशिएंट सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, तो वो पर्सन क्या हो सकता है, यहाँ पे ट्रस्टी हो सकता है। ठीक है, एप्लीकेंट कौन था हमारा? स्पॉन्सर ही था। तो पार्टी तो एक ही हुई, स्पॉन्सर हुई, है ना। दूसरी पार्टी कौन हुई हमारी? ट्रस्टी हो गई है। नेक्स्ट पार्टी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर। इनविट तो हमें पता ही, इनविट तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, इनविट तो ट्रस्ट है। अब है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वो पर्सन जो मार्केट सर्वे करेगा, ये देखेगा कि मैं कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, कहाँ मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कहाँ मुझे मैक्सिमम प्रॉफिटेबल रहेगा। तो वो पर्सन कौन होता है? इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और उसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी क्या बोलता है ये। देखो यहाँ पे भी नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है और नेट टेंजिबल एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो व्हाट इट सेज,
नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़ इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी एंड नेट टेंजिबल असेट्स ऑफ ₹10 करोड़ इन केस ऑफ LLP। तो कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट के केस में सेम वही नेटवर्थ देखना है, और नेटवर्थ का अमाउंट कितना है 10 करोड़। जो अभी 100 करोड़ था स्पॉन्सर में, वही यहाँ पे आके सिर्फ 10 करोड़ रह गया है। और अगेन LLP के केस में ये नेट टेंजिबल एसेट 10 करोड़ की रह गई है। तो अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट दोनों में सेम थी, स्पॉन्सर में भी और इसमें भी, लेकिन एक एक जीरो हटाना है आपको, ठीक है। देन मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 साल इन फंड मैनेजमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज, डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, है ना। इसमें भी कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा है? 5 साल का। 5 साल का एक्सपीरियंस भाई होना चाहिए आपको। एंड 2 और मोर KMP, साथ ही में इस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के 2 और मोर की पर्सनल क्या होने चाहिए? एक्सपीरियंस। क्या? हैविंग मोर देन 5 years एक्सपीरियंस इन फंड मैनेजमेंट या एडवाइजरी सर्विसेज या डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। देखो जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजर एक कंपनी कंपनी में लोग आते जाते रहते हैं, है ना। कोई भी बिजनेस हो, लोग आते जाते रहते हैं। अब मान लो वो कंपनी खुद तो इंफ्रा का काम कर रही है पिछले 10 सालों से, है ना, और अभी रिसेंटली उसका सारा स्टाफ छोड़ के जा चुका है और वहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन नहीं बचा। वहाँ पे एक भी की पर्सन ऐसा नहीं है जो एक्सपीरियंस हो, सबके सब छोड़ के जा चुके हैं। तो अब ऐसे केस में क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर बन पाएगी? नो, क्योंकि 2 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। पहली कंडीशन क्या फुलफिल करनी है कि जो कंपनी है उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही में उसमें जो 2 लोग हैं की पर्सनल्स हैं उनको भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होगा। तो देखो 5 years एक्सपीरियंस उनको भी होना चाहिए 2 लोगों को, और एक पर्सन ऐसा होना चाहिए 1 or more एम्प्लॉय हु हैज़ एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट सब सेक्टर इन विच InvIT प्रपोजेस टू इन्वेस्ट। साथ ही में देखो एक तो होता है इंफ्रा। अब इंफ्रा ना बहुत वाइडर टर्म है, इंफ्रा में सब कुछ आता है, एवरीथिंग आता है। तो अब इंफ्रा में मान लीजिए हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो जो टेली कम्युनिकेशन है वो हमारा सब सेक्टर है। अब हमारा InvIT अगर टेली कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कम से कम एक एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए जिसको टेली कम्युनिकेशन की नॉलेज भी हो, वो भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो व्हाट इट सेज 1 or more who has at least 5 years experience in relevant subsector in which InvIT proposes to invest। अच्छा एक बार रिक्वायरमेंट समझो वापस क्या क्या होगी। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर खुद की बात कर रही हूँ मैं, नेटवर्थ 10 करोड़, LLP है तो नेट टेंजिबल असेट 10 करोड़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर में ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कम से कम 2 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जिन्होंने इस टाइप के काम किए हों, और कम से कम एक एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए जिसको सब सेक्टर की नॉलेज हो, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। देखो आगे, नॉट लेस देन हाफ ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और मेंबर्स शुड बी इंडिपेंडेंट एंड दे शुड नॉट बी डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ अनदर InvIT, दूसरे InvIT के डायरेक्टर्स और मेंबर्स नहीं होने चाहिए, और मिनिमम 50% क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एन ऑफिस इन इंडिया फ्रॉम वेयर ऑपरेशंस पर्टेनिंग टू InvIT इज प्रपोज टू बी कंडक्टेड, और साथ ही में एक ऑफिस होना चाहिए। बिना ऑफिस के काम कैसे करोगे? तो ऑफिस तो होना ज़रूरी है ना, तो ऑफिस भी होना चाहिए इंडिया के अंदर। एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैज़ एंटर्ड इनटू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट विद द ट्रस्टीज विच प्रोवाइड्स फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। तो देखो ऑफिस होना चाहिए तो इम्प्लाइड सी बात है, अग्रीमेंट एंटर किए बिना कुछ काम हो नहीं सकता। तो ये दोनों तो जनरल बातें हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो नेटवर्थ की कंडीशन याद रखोगे, नंबर 1 नेटवर्थ याद रखोगे, नंबर 2 एक्सपीरियंस याद रखोगे। इन्वेस्टमेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस एक तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस कितने साल का? 5 साल का। फिर इसके एम्प्लॉयज़ के केस में क्या बोला इसने? तो एम्प्लॉयज़ में 2 केसेस हैं, 2 एम्प्लॉयज़ को 5 साल का एक्सपीरियंस है और 1 को भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन किस में? सब सेक्टर में।
जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इन लोगों को तो फंड मैनेजमेंट का जो है फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 लोगों को, और एक को उस रेस्पेक्टिव सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज़रूरी है, कंपल्शन रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर का डेफिनेशन। अब है नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो लास्ट हमारा जो पार्टी था यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसके बारे में हम बात करें कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड and shall be appointed in terms of project implementation oblique management sub agreement. However, the project implementation या agreement या management agreement shall be submitted along with the draft offer document or the placement memorandum. 2 वर्ड यूज किए गए हैं, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड प्लेसमेंट मेमोरेंडम। तो ऑफर डॉक्यूमेंट जब होता है जब पब्लिक इशुएंस होता है, और प्लेसमेंट मेमोरेंडम जब होता है जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, जब भी आप कोई इशू लेके आ रहे हैं, चाहे आप पब्लिकली इशू करो या प्राइवेटली इशू करो, तो प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करोगे, तो आपके इशूएंस के हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किए जाएंगे। क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, आपका हर बार इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया है अलग अलग हो सकता है, तो उसी के एक्सपर्ट्स को आप अपॉइंट करेंगे और उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उसी वक्त डिसाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ लिया है अपने पार्टीज़ के बारे में। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से सुन लो। नंबर 1, इनवीट का फंक्शन क्या होता है। नंबर 2, पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, कौन क्या क्या देखते हैं, और उन पार्टीज़ के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं वो हमने पढ़ा। तब एप्लीकेंट कौन होता है, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के लिए क्या ज़रूरी है, स्पॉन्सर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है या फिर कोई LLP भी हो सकता है, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे या तो नेटवर्थ की कंडीशन देखनी पड़ेगी या नेट टेंजिबल एसेट्स की, और वो कितनी है, 100 करोड़। कितनी है, 100 करोड़। ये आपको फुलफिल करना, और 5 साल का एक्सपीरियंस, 2 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर की बात करेंगे, 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 5 साल का एक्सपीरियंस तीनों के लिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजर के लिए भी, 2 एम्प्लॉयज़ के लिए भी और 1 एम्प्लॉय के लिए भी। 2 एम्प्लॉयज़ को फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, एक को सब सेक्टर का एक्सपीरियंस, और एटलीस्ट हाफ जो है वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दूसरे इनविट में नहीं होने चाहिए। अब ऑफिस होना चाहिए, अग्रीमेंट एंटर कर लेना, वो जनरल बात। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, जब भी आपका जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसके हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजर का अपॉइंटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की जाएंगी, और ऑफर डॉक्यूमेंट या जो भी आपका प्लेसमेंट मेमोरेंडम है उसमें मेंशन किया जाएगा। आई गेस यहाँ तक की टर्म्स एंड कंडीशन बेसिक जो इस चैप्टर का है वो समझ में आ गया होगा आप लोग को। इनविट किस तरह से ऑपरेट करता है वो आई गेस क्लियर होगा। अब हमारे लिए बहुत ईजी होगा आगे की रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करना। चलिए अब कुछ जनरल कंडीशंस की हम बात करते हैं इनवीट को जो फॉलो करनी होती है। तो लेट्स सी क्या क्या कंडीशंस हैं। नंबर 1, देखो पहली इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बोलता है कि इनवीट में देखो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बोलते हैं यूनिट होल्डर। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में यूनिट होल्डर्स होते हैं, एग्जैक्टली इनवीट में भी यूनिट होल्डर्स होते हैं। तो ये जो यूनिट होल्डर्स हैं इनमें किसी को भी सुपीरियर या इन्फीरियर राइट्स नहीं मिलते हैं, सबको इक्वल राइट्स ही मिलते हैं। तो यहाँ पे कतई ऐसा नहीं हो सकता कि एक यूनिट होल्डर ज़्यादा राइट रखता है, एक यूनिट होल्डर कम राइट रखता है। तो लेट्स सी, नो यूनिट होल्डर्स ऑफ इनवीट एंजॉयज superior voting right or any other right over another unit holders, and there shall not be multiple classes of units of InvIT। तो ना तो यहाँ पे कोई मल्टीपल क्लासेस होने वाली हैं और ना ही कोई सुपीरियर इन्फीरियर राइट्स होने वाले हैं। हाँ, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, ऑफ कोर्स एक्सेप्शन है, जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास इन्फीरियर राइट्स हो सकते हैं, बाकी किसी के पास नहीं हो सकते। तो नॉटविथस्टैंडिंग द अबव मीन्स ये subordinate units may be issued only to the sponsors, only to the sponsors। sponsors को आप subordinate issue करना चाहते हैं, बड़े शौक से करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद ही इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको अगर कम राइट वाले लेने हैं तो ले लो, लेकिन बाहर के लोगों के साथ आप कोई भी इस तरह का काम नहीं करेंगे। And its associate where such subordinate units shall carry only inferior votings or any other rights compared to other units। तो इनके पास क्या हो सकते हैं, इन्फीरियर राइट्स हो सकते हैं, सुपीरियर बिल्कुल भी नहीं होंगे। थर्डली देखिए, एप्लीकेंट मतलब स्पॉन्सर जब भी रजिस्ट्रेशन कराता है ट्रस्ट का, तो क्लियरली इंडिकेशन देता है कि वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही डिसाइड हो जाता है। तो एप्लीकेंट हैज़ क्लियरली डिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर्टेनिंग टू प्रपोज एक्टिविटीज ऑफ द इनवीट। जस्ट लाइक कंपनी इज बिंग इनकॉर्पोरेटेड, तो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्लियरली लिखा होता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है।
ऑफ कोर्स ऑफ ए कंपनी उसी जो है एरिया के अंदर रह के काम करती है, उसके सराउंडिंग्स के अंदर रह के काम करती है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, उसके बियॉन्ड जाती है तो अल्ट्रा वायरस हो जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे जो ट्रस्ट है उसके क्या क्या काम होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करेगा, वो उसके रजिस्ट्रेशन के वक्त ही प्री डिसाइडेड होते हैं। ये नहीं अचानक से ये डिसाइड होगा और ये हो गया, नो। देन इनवीट एंड पार्टीज टू द इनवीट आर फिट एंड प्रॉपर पर्सन। अब ये भी कोई बताने वाली बात है। अब ऑब्वियसली फिट एंड प्रॉपर पर्सन होंगे तो भी तो ये सारा काम कर पाएंगे, अभी कोई इनसेन पर्सन होगा तो कैसे करेगा, है ना। बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ सेबी इंटरमीडिएट रेगुलेशन 2008, तो जो भी सेबी के क्राइटेरिया जो उसमें फिट होते हैं तभी वो इनविट का काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज, पहले कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो बता देना। वेदर एनी प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट मेड बाय द इनविट or the parties to the invite or their directors or members of governing board has been rejected by SEBI। पहले भी आपने एप्लीकेशन लगाई थी, वो सेबी ने रिजेक्ट कर दी थी किसी ग्राउंड पे, तो आप बताना कि क्यों सेबी ने रिजेक्ट की थी, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, ताकि ऐसा नहीं है कि हमने पहले एप्लीकेशन फाइल की, रिजेक्शन हो गया, अब चलो अब नया एंटिटी नया आइडेंटिटी बना करके कुछ हम वापस से फाइलिंग कर रहे हैं। तो सेबी को आपका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। एंड लास्टली, whether any disciplinary action has been taken by SEBI or any other regulatory authority against the invite or the parties to the invite or their directors या members of governing board under any act or regulations or circulars or guidelines made thereunder। तो किसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में बात कर रहा है कि क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए गए थे, किसके अगेंस्ट में, इनवीट के अगेंस्ट में, या फिर इनविट से रिलेटेड जो भी पार्टीज़ हैं या उनके डायरेक्टर्स या मेंबर्स या जो भी हैं, तो उनके अगेंस्ट में कहीं भी कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था क्या, तो वो भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं इनविट का, तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। इनविट क्या ऑपरेशन करता है, कौन कौन सी पार्टीज होंगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही इनफ है। रेस्ट ऑफ द रेगुलेशंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।